वेलकम बैक एवरीवन। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कैसे ड्रॉ करेंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है तो सीधा सिंपली दो एक ही बात याद रखनी है कि एट अ टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बॉन्ड हमारे पास फॉर्म करना है। तो जैसे देखो अभी हम लोग जब हमने कंडीशन ही लिख रहे थे उस समय हमने क्या किया था, जैसे अगर हमारे पास ये मॉलिक्यूल है CH2 पर पॉजिटिव, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2। भाई तो एक लाइन लिख लेते हैं to writing resonating structure, we have to break one bond and form one bond at a टाइम। हमारे पास एट अ टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बॉन्ड फॉर्म करना है। तो फिर वैसी एग्जांपल से लेते हैं, उसके बाद दूसरा एग्जांपल लेंगे। जैसे देखो CH2 हमने पॉजिटिव लिया था, CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2 है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि ये पॉजिटिव को अगर इस पॉजिटिव को बॉन्ड अगर हमें बनाना है, क्योंकि हमारे पास तीन ही बॉन्ड है तो हमें सिग्मा बॉन्ड्स कभी भी तोड़ना नहीं है, हमें तोड़ना है और बनाना है वो पाई बॉन्ड्स बनाना है। तो ये याद रखना कि किस बॉन्ड की बात कर रहे हैं, पाई बॉन्ड्स की हम लोग बात कर रहे हैं। तो पाई बॉन्ड ही तोड़ना है और पाई बॉन्ड ही बनाना है, सिग्मा बॉन्ड्स क्रिएट नहीं करना है। तो यहाँ से देखो ये अगर पॉजिटिव है तो ये हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आएगा, तभी हमारे पास ये बॉन्ड फॉर्म होगा। और यहाँ पे नेगेटिव आने के लिए ये बॉन्ड हमें ब्रेक करना पड़ेगा। ये बॉन्ड ब्रेक किए, सॉरी उल्टा हमने कर दिया। ये बॉन्ड जो हमारे पास टूटेगा तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर इस पे ट्रांसफ़र होगा तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर्स बनेगा वो CH2 CH CH2। सिग्मा बॉन्ड्स को कभी भी कुछ चेंज नहीं करना, तो सिग्मा बॉन्ड एज इट इज़ हमने लिख दिया। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन किया, यहाँ पे बॉन्ड ब्रेकिंग किया। तो एट अ टाइम हमारे पास, अब इसके आगे हमारे पास स्ट्रक्चर्स नहीं है तो इसका यही दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेगा। अब यहाँ से समझेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर लिख लिए तो रेजोनेटिंग हैबिट कैसे बनाएंगे। फिर वही सब रेजोनेटिंग हैबिट बनाने के लिए पहला एक ही काम करना है कि जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसको उसमें सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज लिखें, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक और फॉर्म कौन हो रहा है, हमारे पास पाई बॉन्ड। तो हमारे पास जब रेजोनेटिंग हैबिट लिखेंगे तो CH2 CH हमारे पास CH2। अब यहाँ से देखें हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड। मतलब ये स्ट्रक्चर्स एक बार बॉन्ड सिंगल होगा एक बार डबल, मतलब बॉन्ड बनेगा बॉन्ड टूटेगा। तो इसको डॉटेड लाइन से दिखाएंगे। यहाँ पे भी सेम कंडीशन हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ से देखो हमारे पास जो पॉजिटिव, अगर इसको फर्स्ट मानते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, पॉजिटिव चार्ज फर्स्ट और थर्ड पे ही आ रहा है। अब हमारे पास अगर रेजोनेट करते रहेगा तो इससे इस पे आएगा, फिर इस पे जाएगा, इस पे आ जाएगा, तो ये कंटिन्यूसली हमारे पास मूव करते जाएगा। तो उस कंटिन्यूस को हम तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे भी पॉजिटिव, और हमारे पास यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव को दिखाते हैं। या दूसरा, अगर हमारे पास पॉजिटिव एट अ टाइम एक पर ही आएगा, अगर इन दोनों पे ही आ सकता है तो एट अ टाइम जो होगा वो एक पर हमारे पास माइनस हाफ होगा, दूसरे पे भी हमारे पास माइनस हाफ होगा। इस पे देखो बीच वाला जो कार्बन, सेकेंड नंबर का कार्बन, इस पर ना पॉजिटिव आ रहा है ना नेगेटिव आ रहा है, तो इस पर हम लोग कुछ नहीं करने वाले, ना इस पर पॉजिटिव, नॉर्मल रहेगा हमारे पास। अब दूसरा स्ट्रक्चर्स देखें, इसी तरह सेम नेगेटिव के लिए भी कर सकते हो। फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन जब रहेगा तो यहाँ पे होमोलिटिक बॉन्ड ब्रेक करेंगे। दूसरा स्ट्रक्चर समझना, हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH2। इसमें भी कर देते हैं, एक और ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड हमारे पास CH2। ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। अब इस मॉलिक्यूल्स में रेजोनेंस करेंगे। पहला तो माइनस हाफ, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज कितना है एक मॉलिक्यूल्स में, हमारे पास एक। अगर हमारे पास दो ही पे अगर शिफ्ट होगा और दोनों आइडेंटिकल ही हैं, अगर दोनों पे ही शिफ्ट होगा तो एक पे हमारे पास माइनस हाफ और एक पे भी माइनस हाफ ओवरऑल। अच्छा माइनस नहीं करेंगे, सॉरी प्लस हाफ रहेगा,
ये प्लस हाफ, ये हम लोग जनरली यूज़ नहीं करते। जैसे देखो ये पूरा कम्प्लीटली पॉजिटिव चार्ज नहीं है, उसी चीज़ को हम लोग जो ये फ्रैक्शंस में लिखे हैं वो नेक्स्ट टाइम हम लोग लिखते ही नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इस पे चले जाएंगे, डेल्टा पॉजिटिव पे, कि वो कम्प्लीटली चार्ज ही नहीं है, तो फिर हम पार्शली दिखाएंगे तो वो डेल्टा यूज़ करते हैं। अब यहाँ से देखो हमारे पास यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं दो तरीके से, या तो हम बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम यहाँ से इस पे ट्रांसफ़र कर दें, जो बॉन्ड ब्रेक हो वो फर्स्ट कार्बन पे ट्रांसफ़र कर दे, या बॉन्ड ब्रेक करके हम सेकंड पे ट्रांसफ़र कर देंगे। तो किसी भी एक से आपको स्टार्ट करना है। अगर आप यहाँ से अगर इसमें पॉजिटिव चार्ज ले आ रहे हो तो उसके बेसिस पे जितने स्ट्रक्चर बनाओगे, फिर अगर नेगेटिव जब लेके आते तो उसी तरह सेम ही बनता। तो जैसे अगर हम एक चीज़ को एक्सप्लेन करें, जैसे अगर हमने इसी तरह बॉन्ड ब्रेक किया तो हमने क्या किया, एट ए टाइम एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो हमें एक बॉन्ड क्या करना पड़ेगा, फॉर्म। तो ये दूसरा हमारे पास अगर यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव, अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव को हमें बॉन्ड बनाना पड़ेगा, तो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यहाँ पे शिफ्ट होगा। क्या या अच्छा रुक जाओ, अगर ना समझना पहले तो हमारे पास यहाँ पे हम लोग एक पहला बात बॉन्ड ब्रेक ही कर लेते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक किए तो जो हमारे पास दूसरा स्ट्रक्चर्स बनेगा, ये CH2 यहाँ पे नेगेटिव आएगा, CH डबल बॉन्ड CH2। अगर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव आया और यहाँ पे हमारे पास आया होगा पॉजिटिव, अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से डायरेक्ट हमारे पास क्या बोलता है कि एट ए टाइम एक बॉन्ड ब्रेक करना है, एक बॉन्ड फॉर्म करना है, तो एक ही बॉन्ड ब्रेक किए, तो दूसरा बॉन्ड अगर हमारे पास अगर फॉर्म करना है तो ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है आगे वाले पे शिफ्ट होगा, तभी तो हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ पे आएगा। तो इसी चीज़ को हम बोल रहे हैं कि एट ए टाइम हमारे पास एक ही काम करेंगे कि एक बॉन्ड ब्रेक करना है और एक बॉन्ड फॉर्म करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बॉन्ड टूटा, दूसरा को तो यहाँ से हमारे पास दूसरा बॉन्ड टूटेगा यहाँ से। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेगा वो CH2 CH डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे हमारे पास CH पर CH पे पॉजिटिव, बाकी बात को हमने कुछ नहीं किया तो एज इट इज़ रहेगा सेम। फिर हमारे पास क्या होगा कि एटेड एक बॉन्ड हमारे पास ब्रेक करेंगे और एक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो यहाँ से हमारे पास एक बॉन्ड अगर हमारे पास इस बॉन्ड में हमने ये तोड़ा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, एक बॉन्ड बना, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा। तो नेक्स्ट जो हमारे पास स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 पर नेगेटिव, CH डबल बॉन्ड CH, हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH2 पर पॉजिटिव। अब हमने कुछ देर पहले बोला था कि ये बॉन्ड अगर इधर से भी तोड़ते तो सेम ही बनता। अब गौर से देखो, अगर इस बॉन्ड को अगर हम तोड़ते, अगर इस बॉन्ड को हम इधर से तोड़ते तो यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव आता, ये यहाँ पे वही वाला क्रिएट होता पॉजिटिव, ये नेगेटिव के टर्म में हमारे पारे से एक बॉन्ड बनाना है, तो यहाँ पे दूसरा जो इलेक्ट्रॉन्स है ये दूसरे तरीके से यहाँ से टूटता, तो यहाँ पे फिर पाई बॉन्ड्स आता। तो गौर से करोगे तो फिर वही स्ट्रक्चर्स रिपीट होगा। तो ये अगर हमारे पास जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है कि यहाँ पे कार्बन कार्बन दोनों सेम ही है, sp2 और sp2 है, तो इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव तोड़कर इस पे दो या इस पे दो, जिस पे भी करोगे वो दोनों स्ट्रक्चर्स हमारे पास फॉर्म ही हो जाएंगे, दोनों एक इक्वली बनेंगे। मगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रोपॉजिटिव पे पॉजिटिव चार्ज, या लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पॉजिटिव चार्ज। मगर जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं तो किसी के हिसाब से थोड़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम बनाना चाहेंगे तो इस केस में देखना, हमारे पास CH2, पहले सिग्मा बॉन्ड को एज इट इज़ रखेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड हमने एज इट इज़ रखा। पाई बॉन्ड्स हमारे पास बन रहा है, टूट रहा है, तो हमारे पास पाई बॉन्ड्स यहाँ पे बना, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड है और यहाँ पे फिर सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे भी पाई बॉन्ड्स है और टूट रहा है ये भी। डबल बॉन्ड किसी में भी हमारे पास पाई बॉन्ड्स हमारे पास परमानेंट बन रहा है, टूट रहा है। गौर से देखें, यहाँ पे हमारे पास क्या है, डेल्टा नेगेटिव आ रहा है, दूसरे पे इस पे कोई चार्ज नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पे आ रहा था डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास कोई चार्ज नहीं है और यहाँ पे फिर हमारे पास डेल्टा पॉजिटिव। दूसरा, जब हमारे पास इसी तरह स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करेंगे तो सेम हमारे पास आते जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास CH2, ठीक है, तो ये इस तरह हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे
बात करेंगे किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स का, जैसे अगर हम रेजोनेंस में बात करें, अगर हम साइक्लोहेक्सेन में बात या बेंजीन रिंग में बात करें, बेंजीन रिंग में हमारे पास, बेंजीन रिंग में आपने 10th में 2 स्ट्रक्चर्स पढ़ा होगा, सेम चीज़ यहाँ से हमारे पास पाई बॉन्ड टूटेगा, ये आगे शिफ्ट हुआ, एट ए टाइम हमने एक बॉन्ड ब्रेक किया, तो दूसरा बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, दूसरे पे पॉजिटिव लाना पड़ेगा, तो ये बॉन्ड तोड़ करके हम शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये जो हमारे पास दूसरा जो बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ये हमारे पास पाई बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव, दूसरा हमारे पास ये बॉन्ड को हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज़ है। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स करेंगे, ये नेगेटिव हमारे पास आगे मूव करेगा तो पाई बॉन्ड्स बनाएगा, अगर हमारे पास यहाँ पॉजिटिव हो तभी बनेगा, ये आगे शिफ्ट करेगा, तो दूसरा जो हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेगा, ये पाई बॉन्ड्स को हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पे हमारे पास पाई बॉन्ड फॉर्म होगा, अब यहाँ पे बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे नेगेटिव जाएगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, फिर पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन। अब यहाँ से अगर हम यही जो स्ट्रक्चर्स है, तो ये बेंजीन का एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये पढ़ते हो आप। अब जब इसका रेजोनेटिंग हैबिट आप करते हो तो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंप्लीटली मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो वही हम लोग दिखा देते हैं नॉर्मली। अब हम बात करेंगे दूसरे मॉलिक्यूल्स में, अगर हमारे पास बेंजीन पे कुछ मॉलिक्यूल्स लगा हो, जैसे अगर हम यहाँ पे NH2 लगा देते हैं, NH2 लगा दें तो यहाँ पे हमारे पास लोन पेयर है और लोन पेयर रेजोनेंस करेगा, यहाँ पे जो हमारे पास लोन पेयर है वो एक अनहार्बिटेड ऑर्बिटल में होगा, ये आगे रेजोनेंस करेगा, तो ये एट ए टाइम हम क्या करें, एक बॉन्ड फॉर्म करें, तो एक बॉन्ड हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। अगर ब्रेक करना पड़ेगा तो दूसरा जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास बनेगा, यहाँ पे हमारे पास NH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, इस नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव, यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ तो हमारे पास ये नेगेटिव। अब देखो यहाँ पे बाकी 2 बॉन्डों को हमने कुछ नहीं किया, फिर हमारे पास क्या होगा कि नेक्स्ट में ये नेगेटिव चार्ज आगे शिफ्ट करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस पॉसिबल है, ये डबल बॉन्ड टूटेगा तो फिर ये आगे, क्योंकि अगर जैसे ये बॉन्ड बना देगा तो यहाँ पे एक तो कम से कम हाइड्रोजन हमारे पास हर एक कॉर्नर पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो टोटल कितने बॉन्ड से कार्बन बनाया 4, ये जैसे पाई बॉन्ड अप्रोच करेगा तो टोटल 5 बॉन्ड होने चाहिए, कार्बन 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं, तो वैसे हमारे पास पाई बॉन्ड टूट जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, यहाँ पे हमारे पास NH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा और यहाँ पे फिर आ जाएगा नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड्स एज इट इज़ रहेगा, फिर हमारे पास ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करेगा, फिर यहाँ से 5 बॉन्ड की जगह पे ये फिर बॉन्ड टूटेगा और फिर से ये बॉन्ड टूटेगा, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर बनेगा, डबल बॉन्ड NH2, यहाँ पे पॉजिटिव डबल बॉन्ड, फिर हमारे पास डबल बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म होगा, यहाँ पे फिर हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा और ये नेगेटिव ये फर्दर इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये नाइट्रोजन पे जो पॉजिटिव है वो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये फर्स्ट हम इसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा और ये फर्स्ट स्ट्रक्चर्स में दोनों में डिफरेंस नहीं है, तो ये दोनों हमारे पास, उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर जो यहाँ पे हमारे पास स्ट्रक्चर्स बनेगा, अगर हम इसके आगे भी फॉरवर्ड अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर्स बनेगा, डबल बॉन्ड हमारे पास NH2, गौर से देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास डबल बॉन्ड इधर है और उस केस में लास्ट स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड यहाँ पे है, तो देखो जब कॉन्डिंग करोगे तो ये पाई बॉन्ड्स हमारे पास फ्लक्चुएट करा, अगर तुम वो हार्ड एंड फास्ट लेते हो कि एक ही जैसा स्ट्रक्चर्स नहीं है, डिफरेंट है, ये 1 2 3 4 5 6, अगर 1 2 के बीच डबल बॉन्ड है तो यहाँ पे काउंटिंग इधर से कर दो, हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 के बीच यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ गया, 3 4 वहाँ पे भी 3 4 के बीच है, 5 6 5 6, तो दोनों आइडेंटिकल स्ट्रक्चर है, तो ये फिर दोबारा एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं बेंजीन का या बेंजीन डेरिवेटिव्स का, तो एक ही स्ट्रक्चर्स को 2 बार हम लोग मेंशन नहीं करते। नेक्स्ट अब देखना कि बेंजीन रिंग से अब यहाँ पे NH2 ग्रुप लगा हुआ था तो वो इलेक्ट्रॉन दे रहा था, ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला भी होगा। तो अगर हमारे पास एक और एग्जांपल लेते हैं,
C डबल बॉन्ड O हमारे पास NH2, या फिर एल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड ही लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि अब यहाँ से एक फिक्स डायरेक्शन है, ऑक्सीजन और कार्बन है, ऑक्सीजन और कार्बन, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉनिक, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे जब बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा वो ऑक्सीजन पे आएगा। इसके दो मतलब है, दो तरीके हैं। पहला तो ये बॉन्ड कभी भी ये जो बॉन्ड है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कभी नहीं आएगा नेगेटिव चार्ज। दूसरा, ऑक्सीजन हमारे पास कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं देगा जब तक उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर इसको बॉन्ड को तोड़ देगा तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन तभी देगा जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा। तो याद करो कि हमने इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल आपको बताया था। तो इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जब बताया था तो न्यूक्लियोफाइल का क्या क्या बताया था कि नेगेटिव चार्ज लोन पेयर और पाई इलेक्ट्रॉन डोनेट हो। वो कब होना चाहिए? जब उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। अगर उसके पास ये सब चीज़ है और वो उसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो वो कभी भी न्यूक्लियोफाइल जैसे एक्ट नहीं करेगा। तो सेम चीज़ यहाँ पे। तो दूसरा हमारे पास ये जो बॉन्ड टूटेगा वो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चलेगा, यहाँ पे पॉजिटिव। अब ये पहला एट ए टाइम हमने एक बॉन्ड ब्रेक कर दिया, तो एक बॉन्ड हमें क्या करना है? फॉर्म, ये आगे शिफ्ट होगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स बनेगा, हमारे पास CO पर माइनस और H। अच्छा, लास्ट स्ट्रक्चर्स में हमने रेजोनेटिंग हैबिट इसका ड्रॉ नहीं किया ना, तो पहले तो इसका रेजोनेटिंग हैबिट ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास सिग्मा बॉन्ड्स को एज इट इज़ रखेंगे। अब गौर से देखेंगे, हमारे पास इसका लोन पेयर ये रिंग में फ्लक्चुएट कर रहा है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो आएगा हमारे पास, ये लोन पेयर यहाँ से आएगा और रिंग में हमारे पास घूमेगा। अब उसके कारण गौर से देखो, हमने बात कर लिया था ऑर्थो पारा अगर आधो, तो हमारे पास बेंजीन रिंग में जब मोनो अगर हमारे पास डाई सब्स्टिट्यूशन हो या फिर हमारे पास 1-2 पोजीशन या 1-6 पोजीशन को हमारे पास ऑर्थो बोलते हैं। दूसरा 1-3 या फिर 1-5 पोजीशन को हम लोग बोलते हैं मेटा, और 1-4 पोजीशन को 1-4 पोजीशन को बोलते हैं पारा। और ऑर्थो को हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं वो स्मॉल o से, मेटा को स्मॉल m से, पारा को स्मॉल p से करते हैं। तो यहाँ से देखोगे तो ये 1 हमारे पास अगर रहा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, नंबरिंग इधर से भी कर सकते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। हमारे पास यहाँ पे देखें कि जब हमारे पास यहाँ पे देखो 2 पे हमारे पास आया हुआ नेगेटिव, 2 पे इधर देखना, फिर 6 पे आया होगा, यहाँ पे इस 6 पोजीशन पे नेगेटिव आया है। फिर हमारे पास देखना 4 पोजीशन पे नेगेटिव आया है, और नाइट्रोजन पे हमेशा पॉजिटिव रखा है। तो जब हमारे पास ऐसे ग्रुप हो जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास रिंग पे बढ़ाएंगे तो वो ऑर्थो पारा पे ही बढ़ाते हैं। ऑर्थो मतलब 1-2 या 1-6, हमारे पास पारा मतलब 1-4 पोजीशन को पारा बोलते हैं। अब दूसरा नेक्स्ट हम लोग जो इसमें पढ़ रहे थे, अब यहाँ पे वापस आएंगे। अब इस स्ट्रक्चर्स में हमारे पास ये बॉन्ड टूटा है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया तो यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव डबल बॉन्ड, हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर जब करेंगे तो हमारे पास क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा और आगे ट्रांसफ़र होगा, तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पाई बॉन्ड्स का हमारे पास फॉर्मेशन कर लेगा। डबल बॉन्ड CO पर माइनस, यहाँ पे H, यहाँ पे पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। फिर ये आगे शिफ्ट होगा, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव, फिर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। डबल बॉन्ड, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव, डबल बॉन्ड CO पर माइनस, यहाँ पे H। नेक्स्ट हमारे पास जो स्ट्रक्चर्स जो नेक्स्ट जो होगा उसमें ये पाई बॉन्ड्स हमारे पास टूटेगा और यहाँ पे फॉर्म होगा, और यहाँ पे जो पॉजिटिव आया वो लोन पे जो नेगेटिव चार्ज आया वो यहीं पे मूव कर जाएगा। और फिर ये फर्स्ट जो लास्ट स्ट्रक्चर और फर्स्ट स्ट्रक्चर्स हमारे पास दोनों आइडेंटिकल हो जाएगा। अब इसमें अगर हम रेजोनेटिंग हैबिट बनाना चाहें तो हमारे पास क्या हो रहा है? 6 मेंबर का बेंजीन रिंग होगा, यहाँ पे CO और यहाँ पे H। हो क्या रहा था? ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा था, कार्बन कार्बन का, और यहाँ पे रिंग में
सर्कुलेट हो रहा था। तो यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे ऑर्थो और पारा पे ये पॉजिटिव आएगा जब डोनेट। यहाँ से देखो, ये यहाँ पे जो एरो दे रहे हो वो रिंग के बाहर की ओर है, और यहाँ पे जो रिंग में एरो दे रहे थे वो रिंग के अंदर की ओर है, आगे और फॉरवर्ड हो रहा है। तो ये डोनेटिंग बोलते हैं रिंग। ये जो ग्रुप है वो डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और यहाँ पे है ये इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। विदड्रॉइंग क्या करेगा? पॉजिटिव चार्ज लाएगा। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या लाएगा? नेगेटिव चार्ज लाएगा। इस चीज़ को समझेंगे फिर से। अब यहाँ से हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हमने लिखना सीख लिया, तो नेक्स्ट अब हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो है कि इसमें हमारे पास कि जो मेसोमेरिक इफेक्ट होता है वो दो टाइप का होता है हमारे पास। मेसोमेरिक या फिर रेजोनेंस। रेजोनेंस कैन बी classified into टू टाइप्स। याद करो कि इंडक्टिव इफेक्ट जब आपको पढ़ाया था तो इंडक्टिव में भी हमारे पास दो टाइप्स का करवाया था। तो जब मेसोमेरिक भी होगा तो मेसोमेरिक भी हमारे पास दो टाइप का होता है। हमने क्या लिया था? इंडक्टिव में फर्स्ट इनिशियल आई था, तो दो टाइप का ग्रुप बनाया था। एक हमने प्लस आई और दूसरा माइनस आई बनाया था। तो मेसोमेरिक में भी वही सेम काम करते हैं कि फर्स्ट इनिशियल लेंगे, एक हमारे पास होगा प्लस एम, या इसी चीज़ को बोल सकते हैं प्लस आर ग्रुप, या प्लस आर इफेक्ट भी बोल सकते हो। और जो दूसरा होगा वो माइनस एम या फिर माइनस आर ग्रुप। अब याद करो कि जब इंडक्टिव इफेक्ट आपको पढ़ाया था तो इंडक्टिव इफेक्ट में हमने क्या लिखवाया था कि जो इंडक्टिव इफेक्ट होगा तो उसमें जो प्लस वाला था वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग था, माइनस वाला इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। सेम चीज़ यहाँ पे अप्लीकेबल होता है। तो प्लस वाला भी हमारे पास यहाँ पे कैसा होगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। और माइनस वाला जो होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। तो जहाँ पे भी माइनस दिखे मतलब वो कार्बन कार्बन चेन से ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, जो प्लस है वो बढ़ाएगा कार्बन कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये ग्रुप को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? याद करो कि इंडक्टिव इफेक्ट का हमने 5 क्राइटेरिया बताया था प्लस आई और माइनस आई को आइडेंटिफाई करने के लिए। प्लस आई का बताया था, पहले तो ये याद रखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस से हमारे पास प्लस आई और माइनस आई जनरेट होगा। अब वहाँ पे दो बताया था कि प्लस आई का दो फैक्टर बताया था कि या तो उस पर नेगेटिव चार्ज हो या तो फिर हमारे पास वो सैचुरेटेड अल्काइल ग्रुप हो। दूसरा हमने बताया था कि इंडक्टिव जब माइनस आई के लिए या तो उस पर पॉजिटिव चार्ज हो या पार्सली पॉजिटिव चार्ज हो या तो वो इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तब वो माइनस आई इफेक्ट शो करेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास मेसोमेरिक ग्रुप है तो मेसोमेरिक ग्रुप जो होगा वो हमारे पास टू टाइप्स का होगा। अगर ये टू टाइप का होगा तो एक हमारे पास प्लस एम ग्रुप होगा और दूसरा हमारे पास माइनस एम ग्रुप होगा। अब प्लस एम ग्रुप है तो प्लस एम ग्रुप कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ पे याद करो कि हमारे पास क्या क्या फ्लक्चुएट हो रहा था। एक जगह से शिफ्टमेंट क्या हो रहा था? पाई इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, हम लोन पेयर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो रहा था। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा कौन? जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मेसोमेरिक प्लस एम मेसोमेरिक ग्रुप वही होगा जिसके पास या तो जिसके पास लोन पेयर हो। लोन पेयर, जिसके पास लोन पेयर जो कंटेनिंग स्पीसीज होगा, कंटेनिंग स्पीसीज होगा, वही हमारे पास मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेगा। अब ये जो लोन पेयर है वो दो तरीके हो सकता है, एक हमारे पास न्यूट्रल केस में और एक आयन के फेस में। अगर हमारे पास न्यूट्रल में है तो न्यूट्रल में पक्का वो लोन पेयर ही होगा। दूसरा अगर आयनिक फेस में है तो वो हमारे पास क्या होगा कि वो नेगेटिव चार्ज में होगा। पॉजिटिव चार्ज में थोड़ी इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास उसके पास लोन पर आएगा। जब भी बॉन्ड टूटता है, जैसे कार्बन आयन में देखो, कार्बन आयन में जब इलेक्ट्रॉन्स टूटेगा तो दो इलेक्ट्रॉन्स अपने पास लाएगा। वो दो इलेक्ट्रॉन्स आएगा तो दो इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो नेगेटिव के फॉर्म में आएगा। तो वो या तो लोन पेयर कंटेन के लिए अगर न्यूट्रल में हो तो पक्का वो लोन पेयर नेगेटिव दिख जाएगा। अगर वो नेगेटिव चार्ज कंटेन कर रहा है तो वो उसके पास लोन पेयर आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से इन दोनों में बात करें कि हमारे पास अगर कोई एक लोन पेयर डोनेटिंग है और लोन पेयर जो आया है वो नेगेटिव चार्ज आया है तो ज़्यादा डोनेशन पावर होगा वो नेगेटिव चार्ज।
क्यों, इसका बात समझिएगा। नेगेटिव चार्ज ही हमारे पास ज़्यादा डोनेट क्यों करेगा, क्योंकि जब भी किसी स्पीसीज पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है मतलब वो तो खुद का इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, और दूसरे का इलेक्ट्रॉन है, और जब भी इलेक्ट्रॉन्स मिलता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेटिविटी घट जाती है, वो डोनेटिंग कैपेसिटी ज़्यादा रखेगा, वो उस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना चाहेगा। अगर लूज़ करना चाहेगा तो लोन पेयर से ज़्यादा है सो वो नेगेटिव चार्ज को डोनेट करने के लिए तैयार रहेगा। दूसरा हमारे पास समझेंगे कि कब हमारे पास मेसोमेरिक ग्रुप -m ग्रुप होगा। -m ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ करेगा जब कार्बन कार्बन चेन से इसके पास इलेक्ट्रॉन आए। और इलेक्ट्रॉन्स कब आएगा वो समझना है कि व्हेन ग्रुप कंटेन when group contain electronegative atom and which is connected by multiple bonds। या तो सीधा सिंपली बोल सकते हैं जब हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड्स के थ्रू कनेक्टेड हो तो उस केस में -m ग्रुप हमारे पास शो करेगा। तो इस चीज़ को समझना थोड़ा सा कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है, जैसे अगर हम मल्टीपल बॉन्ड से, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि O है, O मल्टीपल बॉन्ड से कार्बन में लगा हुआ है। अभी एक कीटोन भी मान सकते हो, एल्डिहाइड भी मान सकते हो, कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर इधर OH लगा देंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, OR लगा देंगे तो ईस्टर हो जाएगा। मगर अगर ये ग्रुप किसी कार्बन कार्बन चेन से लगा हुआ है, कार्बन कार्बन चेन से अगर ये लगा हुआ है, कार्बन चेन से लगा हुआ है जिसमें रेजोनेंस हमारे पास पॉसिबल है, तो ये जब भी बॉन्ड टूटेगा ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव आएगा, कार्बन पे पॉजिटिव। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ऑक्सीजन पे पॉजिटिव कार्बन पे नेगेटिव आए, ऐसा तो कभी पॉसिबल नहीं हो। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव और कार्बन पे पॉजिटिव, और जब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो बगल वाले से इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। दूसरा देखना, अगर हम साइनाइड की बात करें, ये भी अगर कार्बन कार्बन चेन से लगा हुआ है तो नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में जब भी टूटेगा ये कैसे टूटेगा, नाइट्रोजन पे नेगेटिव कार्बन पे पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन से लगा होगा, पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिंग से कार्बन कार्बन इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा। इसी तरह के एक और एग्जांपल ले सकते हो, नाइट्रो का एग्जांपल ले लो। अगर नाइट्रो ग्रुप लोगे तो ये मल्टीपल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव, नाइट्रोजन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, यही पॉजिटिव चार्ज कार्बन कार्बन चेन से लगा होगा, तो सब क्या करना चाहेगा, विड्रॉ। तो -m ग्रुप दिखाने के लिए मॉलिक्यूल्स के पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड होगा, तब हमारे पास वो ग्रुप -m शो करेगा। और +m कब शो करेगा, जब उसके पास लोन पेयर हो। और लोन पेयर हो तो लोन पेयर दो तरीके से होता है, या न्यूट्रल फॉर्म में हो सकता है, अगर चार्ज के फॉर्म में है तो चार्ज हमेशा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव कभी नहीं लेना है। अब यहाँ से जैसे हमने, अगर हम मेसोमेरिक ग्रुप की बात जब इंडक्टिव पढ़े थे तो उसमें ऑर्डर पढ़े थे। मेसोमेरिक का ऐसा सच कुछ ऑर्डर नहीं होता, मगर फिर भी अगर तुम चाहोगे तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ग्रुप लिखे हुए हैं, ये ऑर्डर लिखा हुआ है, तो इसमें आप देख सकते हो। तो ये जो ग्रुप है वो हमारे पास +m ग्रुप है, +m ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा, और यहाँ पे जो है वो -m ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो नाइट्रो ग्रुप ज़्यादा विड्रॉ करता है एज़ कम्पेयर टू साइनाइड, ये सीक्वेंस है। रीज़न वही है कि यहाँ से गौर से देखो, इन सब में हमारे पास कार्बन से कार्बन अटैच है, और इन सब में देखोगे तो यहाँ पे नाइट्रोजन अटैच है। तो कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन ज़्यादा विड्रॉ करेगा एज़ कम्पेयर टू कार्बन। फिर साइनाइड क्यों आगे है, क्योंकि साइनाइड का हाइब्रिडाइजेशन sp आएगा, इसमें सब में देखना sp2 आएगा। तो sp का परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है, अगर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अब यहाँ से दूसरा और समझना, जब यहाँ पे डोनेटिंग वाला का पहला बात किया गया कि कार्बन पे नेगेटिव है, नाइट्रोजन पे नेगेटिव है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज है मतलब लोन पेयर है, लोन पेयर है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और डोनेट करने में हमारे पास कार्बन का पहले ज़्यादा इसलिए लगा हुआ है कि डोनेटिंग जो कैपेसिटी होगा, डोनेटिंग कैपेसिटी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी कम, नाइट्रोजन उससे कम, तो इसकी ज़्यादा होगी ऑक्सीजन से, और कार्बन की तो सबसे कम होगी, तो इजीली इलेक्ट्रॉन देगा। जब न्यूट्रल स्पीसीज में बात करेंगे तो फिर ये आ जाएगा नाइट्रोजन,
फिर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और कंपेयर ऑक्सीजन, तो नाइट्रोजन पहले आ गया। फिर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये जो हमारे पास है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, और ये हमारे पास ऐसा है। दूसरा हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OR है। तो यहाँ से गौर से थोड़ा सा समझना कि ये जो स्पीसीज लिखा हुआ है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन डोनेटिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है। ये नाइट्रोजन इधर भी कंजुगेशन करेगा और इधर भी कंजुगेशन करेगा। तो अगर दोनों साइड कंजुगेशन करेगा तो एक साइड डोनेशन पावर कम हो जाएगा। तो अगर एक साइड कम हो जाएगा तो इसमें भी तो ऑक्सीजन में भी सेम ही हो रहा है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रॉन, तो दोनों साइड ही हमारे पास कम रेजोनेंस शो करेगा। नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रॉन, तो दोनों साइड रेजोनेंस ज़्यादा करेगा, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा डोनेट करेगा ये। बेंजीन रिंग पे एक बात याद रखिए, C6H6 है, ये बेंजीन रिंग का जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों इफेक्ट शो कर सकता है, +m और -m। डिपेंड करेगा कि उस बेंजीन रिंग पर ग्रुप कैसा लगा हुआ है। तो बेंजीन रिंग से अगर कुछ अगर बेंजीन रिंग से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है किसी पर, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। अगर ऐसा उस पर कम है तो देना चाहेगा। जैसे कार्बोकेटाइन है, तो अगर बेंजीन पे अगर हमारा बेंजाइल कार्बोकेटाइन है, जैसे ये मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, बेंजीन है और यहाँ पे CH2 पॉजिटिव है, तो बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, CH2 पर कम है, तो इस केस में ये डोनेट करेगा। मगर दूसरा जो अभी हम लोग कुछ देख रहे थे कि बेंजीन पे हमारे पास NH2 ग्रुप लग गया, तो ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेगा रिंग से। तो बेंजीन दोनों काम कर सकता है, +m और -m, तो वो डिपेंड करता है। मगर जनरली जो हम बात करते हैं वो इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि अगर हमारे पास याद करो कि न्यूक्लियोफाइल का हमने कहा, न्यूक्लियोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा, और न्यूक्लियोफाइल होने के लिए पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, वो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेंजीन के पास। तो इलेक्ट्रॉन जनरली डोनेट का बात करता है। अब यहाँ से थोड़ा देखना, फ्लोरीन, क्लोरीन, और इसके बाद आएगा ब्रोमीन, उसके बाद हमारे पास आयोडीन, और यहाँ पे नाइट्रो, साइनो, ये तो हम लोग अभी एक्सप्लेन कर चुके हैं। इसी तरह जितना बढ़ाते जाओ तो ये सारे हमारे पास देखोगे तो सब में मल्टीपल बॉन्ड्स है। इधर तो कार्बोनाइल बॉन्ड्स है और यहाँ पे साइनाइड है, नाइट्रो है। तो इन सब में देखिएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स हमारे पास मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं। अब यहाँ से दो चीज़ यहाँ से निष्कर्ष निकालना है हमें। दो चीज़ क्या निकालना है वो थोड़ा सा समझिएगा कि अगर हमने -I इफेक्ट पढ़ा था, -I ग्रुप में हमने एक ट्रेंड पढ़ा था, हमारे पास सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो विड्रॉ करेगा वो फ्लोरीन करेगा, उसके बाद क्लोरीन करेगा, उसके बाद हमारे पास ब्रोमीन करेगा, और उसके बाद आयोडीन। और हमने जो +m ग्रुप में पढ़ा उसमें हमने पढ़ा कि फ्लोरीन ज़्यादा डोनेट करेगा, क्लोरीन उसके बाद करेगा, ब्रोमीन उसके बाद करेगा, और आयोडीन उसके बाद करेगा। तो ये बोल रहे हैं कि माइनस है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन हमारे पास कैसा है, विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। जब प्लस की बात कर रहे हैं तो ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। अब एक ही ग्रुप बोल रहे हैं कि डोनेट भी सबसे ज़्यादा करेगा और विड्रॉ भी सबसे ज़्यादा करेगा, ये तो कॉन्ट्राडिक्ट कर गया। तो बात या तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा या तो डोनेट करेगा। अब जैसे हमारे पास डोनेट क्यों कर रहा था, क्योंकि इसके पास 3 लोन पेयर है, सबके पास है। और फ्लोरीन इसलिए वजह से कर रहा है कि कार्बन और हमारे पास जो फ्लोरीन होगा उस केस में हमारे पास 2p और वाइटल ओवरलैपिंग होगा। और तुमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा कि 2p का ओवरलैपिंग अच्छे होता है। अब अगर हमारे पास कार्बन क्लोरीन होगा तो ये 2p और ये 3p होगा, इससे हमारे पास कम ओवरलैपिंग 2p और 3p में होगा। अगर ओवरलैपिंग अच्छे से नहीं है तो ट्रांसफ़र भी कम्प्लीटली नहीं होगा, और ट्रांसफ़र कम्प्लीटली नहीं होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कम डोनेट करेगा। अब यहाँ से यहाँ पे हम बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या है कि फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट ही क्यों रहता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस से। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पॉलिंग स्केल में फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन, तो ये ऐसा विड्रॉ करेगा। अब हमारे पास ये बात फंस गया कि अगर ये चीज़ हो रहा है तो हमारे पास फ्लोरीन सबसे ज़्यादा डोनेटिंग है या सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग। तो जब हम यहाँ से कंक्लूड निकालेंगे, तो जब कंक्लूजन निकाला गया तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आया कि यहाँ पे हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा हो जाता है। इंडक्टिव इफेक्ट का डोमिनेशन ज़्यादा होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो हैलोजेंस है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। अगर विड्रॉइंग है तो क्या यही सीक्वेंस रहेगा, सीक्वेंस में चेंज आ जाता है कि हमारे पास जो हैलोजेंस है, कंक्लूजन क्या निकला, हैलोजेंस आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। रीजन इसका जो दिया जाता है वो ड्यू टू
इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव का रीज़न दिया जाता है और हमारे पास जो ऑर्डर निकलेगा उस ऑर्डर में पता चलता है कि आयोडीन सबसे ज़्यादा विड्रॉ करेगा, देन हमारे पास ब्रोमीन, देन हमारे पास क्लोरीन और देन हमारे पास फ्लोरीन। फ्लोरीन सबसे लास्ट में आएगा। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो ओवरलैपिंग अच्छे से हो रहा है तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेसोमेरिक में ज़्यादा हो जाता है, तो उस वजह से हमारे पास फ्लोरीन सबसे लास्ट में आता है, क्योंकि इसमें 2p ओवरलैपिंग होगा तो ओवरलैपिंग अच्छी है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो सबसे कम विड्रॉ कर पाएगा। मगर जब हम बात करेंगे इसमें तो इसमें 2p और 5p ओवरबाइटल्स होगा, तो अगर इसमें सबसे लिस्ट ओवरलैपिंग और लिस्ट ओवरलैपिंग मेसोमेरिक से सबसे कम इलेक्ट्रॉन जाएगा तो सबसे ज़्यादा विड्रॉ कर पाएगा। तो ये हमारे पास। और दूसरा एक और हमारे पास एक ग्रुप है जिसको बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये हमारे पास ग्रुप है। अब इस ग्रुप में हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या है कि इस ग्रुप में देखेंगे तो हमारे पास क्या है कि ये अगर इधर कार्बन कार्बन चेन से अगर हमारे पास लगा हुआ है, कार्बन कार्बन चेन से अगर लगा हुआ है तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट है, तो ये कैसा लगाएगा, -m ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। दूसरी बात, अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो इस मॉलिक्यूल्स पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। अगर नेगेटिव चार्ज है तो ये कैसा लगाएगा, +I। तो ये भी तो क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास डोनेटिंग स्पीसीज बन रहा है और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये दो है। तो इसमें भी हमारे पास ये दो कंक्लूजन है जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट जी जाता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट जाएगा तो इसमें जब हम बात करेंगे कार्बोक्सिलेट आयन में तो ये हमारे पास ये +I इफेक्ट ज़्यादा दिखाएगा एज कंपेयर टू हमारे पास -m ग्रुप। तो ये ओवरऑल जो मॉलिक्यूल्स है, ओवरऑल मॉलिक्यूल सो +I इफेक्ट, +I इफेक्ट। बाकी बात जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारे पास +I और -I शो करेंगे या इंडक्टिव और मेसोमेरिक इफेक्ट शो करेंगे, उनमें एक बात हमारे पास हमेशा फिक्स होगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट इज ऑलवेज डोमिनेट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट। बस ये हमें हटाना कौन सा है, एक हैलोजेंस हटाना है और एक हमारे पास कार्बोक्सिलेट आयन को हटाना है। जनरली mesomeric effect is dominating over inductive effect। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से अगर दूसरे जगह अगर हमारे पास मूव कर रहा है तो ज़्यादा मूवमेंट किस में होगा, मेसोमेरिक में, इंडक्टिव में कम। याद करो कि इंडक्टिव में बोले थे कि बीच में इलेक्ट्रॉन्स है, थोड़ा सा स्लाइटली लेफ्ट या स्लाइटली राइट हमारे पास मूव होगा। मगर मेसोमेरिक में क्या है कि बीच का इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम पे पूरा कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है और कंप्लीट शिफ्ट होगा तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा। तो हमारे पास अगर टेंडेंसी इन इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें, टेंडेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हमेशा याद रखना कि हमारे पास मेसोमेरिक, वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, उसमें हमारे पास मेसोमेरिक ग्रुप में हमारे पास हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। और दूसरा एक और बात हमारे पास, लास्ट एक पॉइंट, अब देखो, अब याद करो कि हमारे पास रिंग पे आते हैं वापस, जहाँ पे रिंग पे हमने रेजोनेंस बताया था आपको। तो रिंग पे जब रेजोनेंस बताया था, ये गौर से देखो, ये कैसा ग्रुप है, -M। अगर ये -M ग्रुप है तो हमारे पास ये जो, क्यों -M क्यों था, मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट है, -M है तो गौर से देखो, ये हमने बोला था 1 2 1 6 और हमारे पास 1 4 1 2 और 1 6 को ऑर्थो बोलेंगे, 1 4 को हम पारा। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या -M ग्रुप लगा हुआ है तो उस केस में ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटता है। और जब हमारे पास +M, देखो यहाँ पे लोन पे है तो ये हम +M ग्रुप बोल सकते हैं। जब इसका रेजोनेटिंग हम बना रहे थे हाइब्रिड, तो उस केस में देखो तो ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा है, नेगेटिव मतलब बढ़ रहा है, पॉजिटिव मतलब
पॉजिटिव में तो घटेगा, सॉरी नाइट्रो पर यहाँ पे पॉजिटिव आएगा और यहाँ पे फोर्थ पे हमारे पास नेगेटिव, तो 1,4 पे नेगेटिव मतलब पारा पे नेगेटिव, और 1,2 और 1,6 पे नेगेटिव आ रहा था। ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगा और पारा पे, तो गौर से देखोगे जब डोनेट भी कर रहा था तो ऑर्थो पारा पे बढ़ रहा था, मतलब 2, 4 और 6 पे बढ़ रहा था, और जब विड्रॉ भी हो रहा है तो गौर से देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 पे ही घट रहा है। तो अगर मेसोमेरिक हो या हमारे पास इंडक्टिव हो, उसमें सिर्फ हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अल्टर होगा वो सिर्फ हमारे पास ऑर्थो और पारा पे होता है। तो दूसरी पॉइंट्स क्या है, मेसोमेरिक ग्रुप in benzene ring can alter the electron density at only ortho and para position। अब इसी चीज़ का हम लोग जो एप्लीकेशन पढ़ेंगे जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ेंगे, और उसमें एक रिएक्शंस है जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वहाँ पे पढ़ेंगे कि जो हमारे पास अगर +M ग्रुप है तो वो ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है, और -M जो ग्रुप होता है वो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो क्योंकि अब ये चीज़ थोड़ा सा भी समझने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर थोड़ा सा सोचना चाहोगे तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा। तो इलेक्ट्रोफाइल हमारे पास जो आना पसंद करेगा वहाँ वो आना पसंद करेगा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे ज़्यादा होगा। अब यहाँ से अगर हमारे पास +M ग्रुप होता है, +M ग्रुप होगा, तो +M ग्रुप अगर हमारे पास है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कहाँ पे करवाएगा, ऑर्थो एंड पारा पे। और -M जो ग्रुप होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ घटाएगा, ऑर्थो एंड पारा पे। अब यहाँ से देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और इलेक्ट्रोफाइल जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जाना पसंद कहाँ करेगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा। तो जब +M ग्रुप होगा वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ पे ज़्यादा है, ऑर्थो और पारा पे ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पारा पे जाना पसंद करेगा। और जब हमारे पास -M ग्रुप होगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पारा पे कम है, तो बचा कौन सा पोजिशन, मेटा। तो यहाँ पे ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से फिलहाल अभी लिख लेना, ये +M ग्रुप ऑर्थो एंड पारा डायरेक्टिंग, और -M ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, किसमें, इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में। इतनी बात थी जो हमने डिस्कस करना था मेसोमेरिक इफ़ेक्ट में। अब हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो हाइपर कंजुगेशन का बात करेंगे, और हाइपर कंजुगेशन के बाद हम लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट था उस चीज़ को समझेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है। तो उसके एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी, हमारे पास ये अभी जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स लिखे उस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी, एसिडी का स्ट्रेंथ, बेसिक का स्ट्रेंथ, उसके बाद हमारे पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कि किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा, और स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन। इतनी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे जब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू एवरीवन।